हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डिजर्फुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन्स, टू परपेंडिकुलर tangent planes to the paraboloid x square by a plus y square by b equals to 2z intersect in a line on the plane x equals to 0. Show that the line touches the parabola y square equals to a plus b into 2z plus a and x equals to 0. ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि आपके पास ये एक पैराबोलॉइड है। इस पैराबोलॉइड को आपको दो परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है। वो दोनों के दोनों टैंजेंट प्लेन जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे क्या बनेंगे, एक लाइन बनेंगी। ये लाइन कहाँ पे बन रही है, प्लेन x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। तो ये जो लाइन बन रही है ना, ये टच करना चाहिए इस पैराबोला को। इस पैराबोला को टच करना चाहिए, मतलब जब भी आप एनवलप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, ये पैराबोला आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना एनवलप क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपको बोल रहा है लाइन टच करना चाहिए, पैराबोला को टच करना चाहिए, मतलब क्या रहना चाहिए, टेंजेंट रहनी चाहिए। और आपका कोई भी फैमिली ऑफ लाइन को अगर कोई भी टेंजेंट रहता है तो उसको हम कर को क्या बोलते हैं, एनवलप बोलते हैं। याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एनवलप हम लोगों ने शायद ओडी वगैरह के वक्त कहीं पे पढ़ा हुआ है ना। और सेम चीज, नहीं तो ऐसा कंसेप्ट बना लो कि आपने एनवलपिंग कोन निकाला था ना। तो एनवलपिंग कोन निकालते वक्त जिस हिसाब से हम लोग टैंजेंट का लोकस लेते हैं, तो आपको इस तरीके से जैसे भी याद रहे, बस उस हिसाब से आपको ये याद रखना है कि अगर आपको टच ये वर्ड दिख रहा है, मतलब वो लाइन ने इस पैराबोला को एक पॉइंट पे आके टच करना चाहिए। ये चीज समझ रही सबको। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड इज, या तो गिवन पैराबोलॉइड इज क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी इक्वल्स टू जेड। इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आपको ड्रॉ करना है दो परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन, और ये जो टैंजेंट प्लेन है इनका इंटरसेक्शन लाइन करेगा एक लाइन के ऊपर, जो लाइन कहाँ पे है, प्लेन x इक्वल्स टू 0 पे आना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म्ड बाय intersection of two perpendicular tangent planes to paraboloid one lying on plane x equals to 0 is। अब आप एक चीज बताइए, आपको क्या बोल रहा है कि हम लोगों को लाइन को देखना है। लाइन हमेशा कब बनती है, जब आपके दो प्लेन आके इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम बोल रहे हैं ये जो लाइन बनेंगी ये आएंगे आपकी प्लेन x इक्वल्स टू
0 पे। तो मुझे इतना पता है कि जब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो एक वैल्यू तो आएंगे x इक्वल्स टू 0 आएगी। अब आप बताइए, आप इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रखते हैं, Lx प्लस My प्लस NZ इक्वल्स टू P, कुछ इस फॉर्म में रखते हैं। अब आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो लाइन है वो बन रहा है प्लेन x इक्वल्स टू 0 पे, यानी यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो मुझे x को देखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ My प्लस NZ इक्वल्स टू P, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन कैसे लिखे समझे आप लोगों को, कि हमारी जो लाइन है वो फॉर्म हो रही है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन के ऊपर आ रहा है। ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो एक लाइन पे आ रहा है, और वो जो लाइन है वो आती है आपकी x इक्वल्स टू 0 प्लेन के ऊपर। और मुझे पता है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है। तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि मेरे एक वैल्यू तो पक्के में रहने वाली है, क्योंकि मेरी जो लाइन बन रही है वो प्लेन x इक्वल्स टू 0 के ऊपर है। यानी उस लाइन का कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0। तो वो लाइन के लिए मैंने लिख दिया x का कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, 0। तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो ही नहीं सकता। तो कौन कौन चेंज हो सकते हैं, y और z। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, Lx प्लस My प्लस NZ इक्वल्स टू P। मुझे x को नहीं देखना है, तो क्या आएगा, My प्लस NZ इक्वल्स टू P आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमारे जो रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन है ना, वो क्या बोल रहा है, हमारे जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है वो इंटरसेक्ट करते हैं इस लाइन के ऊपर। तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाल लिए। मतलब ये लाइन एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से भी फॉर्म हुई है, और ये लाइन से मेरे दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स भी ड्रॉ होने वाले हैं। और मुझे पता है, we know that the equation of plane passing through line जिसकी इक्वेशन हो u इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0, इस क्या रहता, u प्लस लैम्बडा v इक्वल्स टू 0, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। आप ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं we know that the equation of line a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनी लाइन। तो कोई भी लाइन के थ्रू अगर आपका कोई भी प्लेन जाता है तो क्या मिलता है, पहला प्लेन प्लस लैम्बडा टाइम्स दूसरा प्लेन। तो आगे पहला प्लेन u से रिप्रेजेंट किया, दूसरा प्लेन v से रिप्रेजेंट किया, तो आएगा u प्लस लैम्बडा v इक्वल्स टू 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक का सबको समझ में आ गया। तो बताइए आपका इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगा फिर। तो आप कहेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज, क्या आएगा, पहला प्लेन एज इट इज। पहला प्लेन क्या है, My प्लस NZ इक्वल्स टू P। हमें इक्वल्स टू 0 का फॉर्म चाहिए रहता, तो इधर प्लस P, इधर गया तो माइनस P, तो आएगा My प्लस NZ माइनस P प्लस लैम्बडा टाइम दूसरा प्लेन क्या है, x इक्वल्स टू 0, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। दैट इज क्या बनी आपके पास इक्वेशन, लैम्बडा x प्लस My प्लस NZ, यहाँ पे माइनस P, इधर गया तो प्लस P आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे से ही हमारे दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन पास होने वाले, यानी यही इक्वेशन आपके दोनों के दोनों टेंजेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक प्लेन के लिए m की वैल्यू फिक्स होती है, n की वैल्यू फिक्स होती है, p की वैल्यू फिक्स होती है, यहाँ पे पैराबोलॉइड में a b ये सब वैल्यूज फिक्स होती है। क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो स्केलर है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हमें बोल रहा है यहाँ पे कितने टेंजेंट प्लेन है, दो टेंजेंट प्लेन है। मतलब मुझे यहाँ से लैम्बडा की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, दो वैल्यू मिलनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है, किस तरीके से सोचते हुए चलना है आप लोगों को। अब बताइए ये 3 से आप क्या डिनोट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये 3 रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए हमारे टेंजेंट प्लेन। और हम लोगों ने कोई कंडीशन पढ़ा है क्या टेंजेंट प्लेन के लिए, पढ़े हैं। क्या पढ़े हम लोगों ने,
वी नो दैट द प्लेन Lx plus My plus Nz equals to P is tangent plane to पैराबोलॉइड. कौन सा पैराबोलॉइड पढ़े थे हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर बाय ए, या तो फिर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में अगर लिखे जनरल फॉर्म में तो वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz. इस क्या पढ़े थे आप लोगों ने कंडीशन? एल का स्क्वायर, यहाँ पे ए अगर मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे डिवीजन में, प्लस एम का स्क्वायर, यहाँ पे बी मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, प्लस फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? 2np डिवाइड बाय सी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. कब? अब आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे इसको मैं दोनों इक्वेशन आपके पास पीछे लिख देता हूं ताकि हम कंपेयर करके लिखे, क्योंकि यहाँ पे भी ए है वहां पे भी ए है और दोनों की वैल्यू उल्टी आने वाली है, तो हम कंफ्यूज ना हो करके मैं आपको इक्वेशन यहाँ पे लिख के दे देता हूं. चलो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन लैम्बडा है एल के जगह, एम के जगह एम है, एन के जगह एन है, पी के जगह पी है, कोई दिक्कत नहीं. बट यहाँ पे स्मॉल ए के जगह यहाँ पे क्या है वैल्यू? 1/a. यहाँ पे स्मॉल बी के जगह क्या है वैल्यू? 1/b. तो चीजें चेंज हो जाएंगी. तो आप लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एल का स्क्वायर. एल की वैल्यू क्या है? लैम्बडा, तो आ जाएगा लैम्बडा का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आता है? ए की जगह क्या है यहाँ पे? 1/a आएगा, प्लस एम का स्क्वायर डिवाइड बाय बी के जगह क्या है? 1/b प्लस 2np डिवाइड बाय सी. यहाँ पे होता है 2cz, यहाँ पे 2z, यानी सी की वैल्यू क्या है? 1. इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. तो ऐसा कंपेयर करके आपको लिखना आ जाएगा ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगी उसमें. तो बताइए ए कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा ए लैम्बडा स्क्वायर, प्लस बी कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा बी एम स्क्वायर, प्लस 2np इक्वल्स टू 0. ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. अब हमें पता है कि हमें चाहिए दो परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन. वो कब मिलेंगे? जब हम यहाँ से लैम्बडा की दो वैल्यू ढूंढ सके. और देखिए यहाँ पे इक्वेशन आई है लैम्बडा स्क्वायर के टर्म्स में, तो ये क्या हो गया? विच इज क्वाड्रेटिक इन लैम्बडा. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है लैम्बडा में, हमको लैम्बडा की कितनी वैल्यू मिलना चाहिए? 2. तो आप देंगे देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 4, दैट इज 2 values of lambda से lambda 1 and lambda 2. हम लोगों ने दो वैल्यू क्या ले लिए? एक ले लिए lambda 1, एक ले लिए lambda 2. क्यों? मुझे फॉर्मूला पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का. तो आप लेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है lambda 1 इंटू lambda 2. आप लोगों को याद है अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मैं बोल रहा हूं इसके रूट का आंसर है x1 x2, यानी x की पहली वैल्यू आती है x1, दूसरी आती है x2. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या रहती है? c बाय ए. मतलब ऐसी टर्म जिस पे x नहीं है डिवाइड बाय ऐसी टर्म जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. देखिए यहाँ पे दिख रहा है लैम्बडा स्क्वायर, तो ये होगी स्क्वायर की टर्म. यहाँ पे लैम्बडा की टर्म दिख रही क्या? नहीं, तो हो गया 0 लैम्बडा. तो देखो ए एक्स स्क्वायर तो हो गया ए लैम्बडा स्क्वायर, बी एक्स तो हो गया 0 लैम्बडा, प्लस सी यानी ये पूरी वैल्यू हो गई कांस्टेंट. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? सी. सी की जगह क्या है? बी एम स्क्वायर प्लस 2np आएगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2np डिवाइड बाय ए. आ गया. ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 5. निकाल लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले से. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं. अब आप देखिए आपको क्या कह रहा है? आपके ये दोनों के दोनों
परपेंडिकुलर टैंजेंट प्लेन्स है। अब ये जो प्लेन है उसमें हमको एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू चेंज होने वाली है, ये m और n दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो जो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी लैम्बडा की, है ना, लैम्बडा 1 आ गया पहला रूट, तो पहला प्लेन क्या बन जाएगा, लैम्बडा 1x प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्व टू पी। और जो लैम्बडा की दूसरी वैल्यू आएंगी वो रखूंगा तो दूसरा प्लेन बन जाएगा, तो आएगा लैम्बडा 2x प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्व टू पी। यानी मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of normal to the two perpendicular to the two required perpendicular tangent planes are। पहले वाला क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन आनी चाहिए लैम्बडा एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी के फॉर्म में। पहली वाली जो इक्वेशन रहेंगी वहां पे लैम्बडा की वैल्यू आएंगे लैम्बडा 1x प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और दूसरा टेंजेंट प्लेन लैम्बडा 2x प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो बताइए पहले वाले के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, लैम्बडा 1 एम एन, और दूसरे वाले के लैम्बडा 2 एम आएंगे। अब बताइए आपको दिया हुआ है कि ये दोनों के दोनों टेंजेंट प्लेन एक दूसरे के साथ कैसे हैं, परपेंडिकुलर है तो इनके जो नॉर्मल रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ, परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे एज बोथ द टेंजेंट प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, एट बोथ द टेंजेंट प्लेन्स आर perpendicular, their normals are also perpendicular, यानी उनकी नॉर्मल भी कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो चलिए बताइए आप लोगों को कोई फॉर्मूला पता है क्या, पता है, वी नो दैट, क्या पता है, इफ टू लाइन्स हैविंग direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular, then a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। यहाँ पे ये हो गया a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। तो बताओ क्या मिलेगा, a1 into a2 यानी लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 प्लस b1 इंटू b2 यानी m इंटू m प्लस c1 इंटू c2 यानी n इंटू n, इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। मतलब लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 क्या है वैल्यू, ये है। आएगा प्लस m इंटू m m स्क्वायर प्लस n इंटू n एन स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ए डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2np प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे भी एम स्क्वायर है, यहाँ पे भी एम स्क्वायर है, कॉमन निकाल लो तो आएगा ए प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस 2np इक्वल टू 0। आ गए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में क्या वैल्यू आ रही है, p आ रही है, नहीं तो हमने पूरा क्वेश्चन m और n के टर्म्स में बना लिया। तो हमारे पास p की वैल्यू है क्या, यहाँ से है, p की वैल्यू क्या है, my प्लस nz, तो मैं p की जगह लिख देता हूँ my प्लस nz। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस 2n इंटू p की जगह क्या आएगा, my प्लस nz इक्वल टू 0। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आया ऐसा। ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या मिलेगा, a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर
प्लस 2mny प्लस 2n² z इक्वल्स टू 0। तो बताओ क्या मिला यहाँ से, a प्लस बी m² प्लस 2mny प्लस यहाँ पे भी n² है, यहाँ पे भी n² है, कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा a प्लस 2z n² इक्वल्स टू 0। आ रही है इस तरीके की एक इक्वेशन आपकी। आ रही है, तो चलिए इसको मैं डिवाइड करता हूं n² से ताकि ये बन जाए हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो डिवाइड बाय n² करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी m/n का स्क्वायर प्लस 2, इसको अगर मैंने n² से डिवाइड किया n कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2y m/n प्लस a प्लस 2z n² कैंसिल तो आ जाएगा इक्वल्स टू 0 विच इज quadratic in m/n। आ गया यहां तक। आपने साधा जो आपकी इक्वेशन आ रही थी टेंजेंट, अगर ये आपका टेंजेंट प्लेन है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आपने वो कंडीशन को बरोबर सॉल्व किए तो हम इस स्टेप तक पहुंच गए कि m/n के टर्म्स में ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। पर आप लोगों को याद होगा एक गिवन प्लेन के लिए, ठीक है, यानी क्वेश्चन में अगर आपको एक प्लेन दिया हुआ है तो उसके लिए a b l m n p इनकी वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज होती है, स्केलर की। बाकी गिवन क्वेश्चन में किसी और चीज की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मतलब मुझे m की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए इस क्वेश्चन में, 1, n की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 1, तो m/n की भी कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 1। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये इक्वेशन कैसी आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2, तो यहाँ पे m और n की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, मुझे 2 मिलनी चाहिए। तो मेरा हाइपोथेसिस गलत नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो m और n की 2 वैल्यू मिलना चाहिए वो कैसी मिलनी चाहिए, आपको इक्वल मिलनी चाहिए। आएगा तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ एनवलप इज गिवन बाय, इसको इक्वेशन दे दो, कितनी इक्वेशन दे चुके हैं हम लोग, 5 तक दे चुके हैं, तो इसे देते हैं 6, इज गिवन बाय डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 6 इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आ रही ना, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाले क्या बोल रहा हूं मैं, ये रहेंगी टेंजेंट, रहेगी टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करती, 1 पॉइंट पे टच करती। मतलब ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ही चाहिए, उसने करना चाहिए। पहले मैंने टेंजेंट के हिसाब से वाली कंडीशन निकाला था, तो ये कंडीशन को हमेशा उसने सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट रहेंगे, λ1 और λ2, तो मैंने λ1 λ2 के हिसाब से इसको कर लिया सॉल्व। ये दोनों के दोनों टेंजेंट प्लेन मुझे कैसे दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो उन्हें ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी जो कंडीशन दी हुई है मैं पूरी कंडीशंस को एक के बाद एक सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इस इक्वेशन तक पहुंचा। मुझे m² mn n² दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है सबकी डिग्री 2 है यहाँ पे, यानी मैं इसको क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ। तो मैंने n² से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो आ गया m² यानी m/n का स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो गया n² से, एक उसका स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया m/n, यहाँ पे n² कैंसिल तो हट गया, तो आ गया ax² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्म, यानी क्वाड्रेटिक हो गया। x की जगह क्या आया, m/n के टर्म्स में आया। अब मुझे यहाँ पे इतना पता है कि एक गिवन प्लेन का m एंड l इनकी वैल्यू चेंज होती नहीं है, वो हमेशा क्वेश्चन के लिए फिक्स होती है। बस जैसे कि आपका कोनिकॉइड के लिए a b c इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वो चेंज होती है क्या, नहीं होती है। तो मुझे पता है मुझे m की एक वैल्यू मिलनी चाहिए, n की एक वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है मतलब इसके कितने रूट आने चाहिए, 2 रूट आने चाहिए, लेकिन m और n की एक ही वैल्यू चाहिए, तो m/n की भी कितनी वैल्यू आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 1। ऐसा कब पॉसिबल है, जब इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही हो,
0 आ रही है, यानी ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करेगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, अगर इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। b की जगह क्या है 2y, तो आ जाएगा 2y का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है a + b, c की जगह क्या है a + 2z = 0। तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, y² -4 टाइम्स a + b a + 2z = 0, डिवाइड बाय 4 कर दो तो आएगा y² - a + b इंटू a + 2z = 0 आएगा। साथ साथ मुझे इतना पता है, ये जो मेरी लाइन है इसकी इक्वेशन सिर्फ ये है क्या, my + nz = p, नहीं, उसकी इक्वेशन है x = 0 भी। तो जो स्टेप पे मैंने my + nz की जगह p डाला, वहां से मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, x = 0 यूज करना पड़ेगा। मैंने कहां से यूज किया था, ये वाली इक्वेशन से, तो मेरा आएगा a + bm² + an² 2np = 0। और इसके साथ फिर मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है 0, यहाँ पे भी क्या मेंशन करना पड़ेगा, x की वैल्यू आ रही है 0, यहाँ पे भी क्या मेंशन करना पड़ेगा, x की वैल्यू आ रही है 0, आ रही है। तो सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन करो, x की वैल्यू आ रही है 0, इक्वेशन 6 में भी कॉमा डाल के डालो x = 0, यहाँ पे भी x = 0 x = 0 x = 0। इसको अलग से क्यों लिखा है, समझ में आया ना, क्योंकि हमको कंफ्यूज नहीं होना था करके मैंने x = 0 के लिए थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के उसको बाद में सब्सटीट्यूट कर दिया। असल में मेरी जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, my + nz = p x = 0। तो अगर मैं p के जगह कहीं पे भी my + nz डाल रहा हूं तो मुझे x के जगह भी क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट करता है आपका लाइन। और आपको कभी भी दिखाना है कि ये लाइन टच कर रही है आपके पैराबोला को, मतलब आपको क्या दिखाना है, इस लाइन का एनवलप होगा आपका ये पैराबोला आएगा। तो आप चाहो ना तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर सकते हो, जैसे आपने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर ए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू शो दैट line 2 touches the required parabola, we have to prove that the envelope of line 2 is that parabola। मतलब आपको अंडर इक्वेशन या सेटिस्फाइंग इक्वेशन ए, क्यों, क्योंकि हमको ये कंडीशन को भी कंसिडर करते हुए चलना है। तो फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे p की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया था, वो कहां से लिया, लाइन की इक्वेशन से करके हमने यहाँ पे लाइन की इक्वेशन को फिर क्या है सब्सटीट्यूट। लाइन की इक्वेशन सिर्फ my + nz = p है क्या, नहीं, उसके साथ साथ है x = 0, तो मैंने हर जगह पे x = 0 भी फिर साथ में मेंशन किया। और देखिए यही है आपके लिए आपका रिक्वायर्ड पैराबोला है, रिक्वायर्ड पैराबोला आया, y² = a + b इंटू 2z + a और x = 0, y² - a + b इंटू a + 2z = 0 x = 0। वैसे y² = का फॉर्म है, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं ना, वैसा लिख ही देता हूं इसको। अगर आपने फिर फाइनल फॉर्म में लिखा तो क्या आएगा, y² = इधर माइनस इधर गया तो प्लस, तो आएगा a + b इंटू 2z + a x = 0 आ गया। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट ओडी का जो एनवलप वाला था वो भी उठा के लाना पड़ा हमें, तो आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाते जाना है। आपने देखा जैसे थियरी वाला पार्ट मुझे कंफ्यूजन ना हो तो करके मैंने क्या किया,
सबसे पहले उसके कोर पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अभी जैसे मुझे पता था कि मुझे बाद में ये सब चीज़ें ऐड करनी है ना। आपको कब पता रहेगा? जब आप इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में देखे हुए रहेंगे, तो आपको भी पता रहेगा कि इस टाइप की चीज़ें मुझे याद करनी है। कितना आसान तरीका था याद रखने का कि लैम्बडा स्केलर है तो लैम्बडा की 2 वैल्यू मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए 2 टैंजेंट प्लेन्स, तो मुझे लैम्बडा की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2 वैल्यू मिलेंगी। इस जो भी आपका प्लेन रहता है, जो आपने एक बार ले लिया my प्लस एन जेड इक्वल टू पी, तो यहाँ पे m भी चेंज नहीं हो सकता, n भी चेंज नहीं हो सकता, p भी चेंज नहीं हो सकता। गिवन क्वेश्चन के लिए अगर प्लेन आपका कर्व दिया हुआ है x² बाय a y² बाय b इक्वल टू 2z कुछ ऐसा, तो यहाँ पे a b c इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो ऐसे अगर बेसिक कंसेप्ट भी आपके क्लियर है तो आप देख रहे हैं आप कितनी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो करके है ना, आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर रखते हुए पढ़ना पड़ेगा वाले टॉपिक को, क्योंकि कोई है ना ऐसे क्वेश्चन दे के ही यूपीएससी पेपर को हार्ड बनाता है। उम्मीद है आपको समझाऊंगा। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो पेपर में गलत तो नहीं करके आएंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, tangent planes at 2 points P and Q of a paraboloid meet on the line CD. Prove that the plane through CD and middle of PQ is parallel to the axis of the पैराबोलॉइड। अब सबसे पहले तो हमें ना इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहले एक है ना सादे सी चीज समझ लो कि जनरली हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। अगर आपका कोई प्लेन है ना जो पैरेलल होगा x एक्सिस के साथ, तो उसमें ये x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे x ये टर्म गायब रहना चाहिए। जो टर्म गायब है प्लेन की इक्वेशन में उसको पैरेलल हम अज्यूम करके चलते हैं हमारा प्लेन। चलते हैं, तो अगर हमको देना है पैरेलल टू y एक्सिस तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होंगी, ax प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। और अगर कोई प्लेन पैरेलल है z एक्सिस से तो किस फॉर्म में होंगी, ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको प्रूव करना है, जैसे हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे प्लेन पैरेलल है एक्सिस ऑफ पैराबोलॉइड से, तब हम एक ऐसा पैराबोलॉइड लेंगे जिसकी एक्सिस हमें पता हो कौन सी एक्सिस आती है। फिर हम दिखा देंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो भी यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा जो फाइनल प्लेन की इक्वेशन आए, जैसे मैंने अगर जेड एक्सिस लिया तो इक्वेशन में एक्स दिखेगा वाई दिखेगा, लेकिन कौन नहीं दिखेगा, जेड नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है कैसे लेना है हमें। तो चलिए क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है 2 पॉइंट पी और क्यू के साथ। तो चलिए मैं एक ऐसा प्लेन लेता हूं, जो हो गया एक्स वाई और जेड। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए मैं हल्का से डायग्राम को ड्रॉ कर दे रहा हूं, आपको पेपर में ड्रॉ नहीं करना। ये मैंने ड्रॉ कर लिया मेरा एक पैराबोलॉइड, ठीक है, सबसे सस्ता साफ सुंदर टिकाऊ, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कम वेरिएबल बनाने के लिए इसको क्या कर लेंगे 2z ले लेंगे, ताकि c की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो हमारा क्वेश्चन और आसान बन जाए। अब इस पे 2 पॉइंट दिए हुए कहता है p और q, तो पकड़ लो, एक पॉइंट हो गया p, एक पॉइंट हो गया q। q के कोएफिशिएंट में ले लूंगा x1 y1 z1, q के कोएफिशिएंट ले लूंगा मैं x2 y2 z2।
अब क्या कह रहा है, पी और क्यू से आपके दो टेंजेंट प्लेन आ रहे हैं, वो मीट करेंगे लाइन सी डी पे। तो चलो यहाँ से एक प्लेन आ गया, यहाँ से एक प्लेन आ गया, ये सपोज कि मीट कर रहे हैं एक लाइन पे, वो लाइन है सी और डी। कर रहे हैं, अज्यूम कर लो कि ये वाली लाइन, वो प्लेन मैंने बहुत ही ज्यादा गंदा ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी और डी पे। अब बोल रहा है प्रूव दैट द प्लेन थ्रू सी डी। अब कह रहा है अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूंगा सी और डी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, चलिए कर दिया, विच पासेस थ्रू मिडल ऑफ पी क्यू। तो P और Q का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, P और Q का मिड पॉइंट क्या आएगा, P और Q का मिड पॉइंट आएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला, P और Q दोनों एक्सट्रीम है, तो क्या करते हैं, x कोएफिशिएंट का एडिशन डिवाइड बाय 2, y कोएफिशिएंट का एडिशन डिवाइड बाय 2, z कोएफिशिएंट का एडिशन डिवाइड बाय 2 होता है मिड पॉइंट। तो बोल रहा है ऐसा प्लेन जो सी डी के इंटरसेक्शन से, यानी ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से और मिड पॉइंट से पास होगा, वो पैरेलल आएगा एक्सिस ऑफ पैराबोलॉइड के साथ। यहाँ पे एक्सिस कौन सी है, z एक्सिस, यानी आपको इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लेके आना है, जहाँ पे x दिखे y दिखे लेकिन z ना दिखे, है ना, z एज अ वेरिएबल दिखना नहीं चाहिए। समझ में आया ब्रॉडली क्या करना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, let the equation of paraboloid b, क्या ले लेंगे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2z। इक्वेशन नंबर 1, this paraboloid has z axis as its axis, लिख लो, has z axis as its एक्सिस। याद रखना यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या रहती है, जो सिंगल टर्म के पावर में रही वो रहती है उसकी एक्सिस। आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लेना है दो पॉइंट P और Q, तो आप लिखेंगे लेट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 be any two points, be any two points, be any two points on पैराबोलॉइड 1। तो पैराबोलॉइड 1 के ऊपर आ रहे हैं, तो इनने इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, करना चाहिए। तो बताओ, अगर x1 y1 z1 इसके ऊपर आ रहा है, तो जहां जहां पे x उसके जगह x1, जहां जहां y उसके जगह y1, जहां z उसके जगह z1। सिमिलरली x2 y2 z2, ये पॉइंट Q भी क्या आ रहा है, पैराबोलॉइड के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे x है उसके जगह मैं x2 रख सकता हूँ, y के जगह y2, z के जगह z2 रख सकता हूँ। तो कौन सी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन 1 दिया था, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। आ गया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, दो टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है, एक P पे और एक Q पे। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, याद है ना, याद है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P एंड Q R। चलिए पहले हम P पे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, यह है हमारा प्लेन ओरिजिनल, कॉपी किए थे ना हमने उसकी इक्वेशन, ये हमारा ओरिजिनल प्लेन। कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा x इंटू x1 से, कांस्टेंट जैसा था वैसा, वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा y इंटू y1 से, और 2z रिप्लेस हो जाएगा z प्लस z1 से, होगा। एंड सेम चीज a जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा x इंटू x2 से, क्योंकि अब दूसरा पॉइंट का कोएफिशिएंट है x2, वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा y इंटू y2 से, इक्वल टू 2z रिप्लेस हो जाएगा z प्लस z2 से। समझा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दैट इज क्या बनी आपके पास इक्वेशन,
ए x1x प्लस बी y1y, यहाँ पे प्लस जेड इधर गया तो माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4 एंड सेम ए x2x प्लस बी y2y माइनस जेड टू इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ये दोनों के दोनों जो प्लेन है ये जाके क्या करेंगे, मीट करेंगे ऑनलाइन CD कर रहा है। तो आप लिखेंगे दिस प्लेन्स मीट एट पॉइंट CD। आ रहा है, क्या बोल रहा है, ये दोनों के दोनों प्लेन जाके मीट करेंगे ऑन लाइन CD, मीट एट लाइन CD। क्योंकि दो प्लेन अगर जाके इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, वहां पे एक लाइन फॉर्म होगी। तो हम बोल रहे हैं दोनों के इंटरसेक्शन से क्या फॉर्म हो रही है, लाइन फॉर्म हो रही है। अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द प्लेन थ्रू CD, यानी अब एक नया प्लेन ड्रॉ करेंगे जो किससे पास होगा, CD से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू CD इज गिवन बाय। एक चीज बताओ, ये दोनों के दोनों प्लेन इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जब मीट हो रहे यानी इंटरसेक्ट हो रहे तो लाइन CD बन रही है। तो लाइन CD की इक्वेशन क्या आएंगी, इक्वेशन 4 कॉमा इक्वेशन 5। ये इक्वेशन 4 को मैं ले लेता हूँ u इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 5 को ले लेता हूँ v इक्वल्स टू 0। एनी प्लेन थ्रू दिस लाइन क्या रहेगा, पहला प्लेन एज इट इज प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन इक्वल्स टू 0। तो पहला प्लेन एज इट इज मतलब ax1x प्लस by1y माइनस z1 प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन जो है ax2x प्लस by2y प्लस by2y माइनस z2 इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आया ऐसा, तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 6। आ गया। अब बताइए ये जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है ये क्या कर रहा है, ये पास हो रहा है थ्रू मिड पॉइंट ऑफ PQ। आप लिखेंगे नाउ प्लेन 6 passes through midpoint of PQ, that is through point, that is थ्रू पॉइंट। कौन सा पॉइंट आएगा, P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा मैं उसको नाम देता हूं M। क्या आएगा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऐड डिवाइड बाय 2 तो आएगा x1 प्लस x2 बाय 2, y कोऑर्डिनेट ऐड डिवाइड बाय 2 तो आएगा y1 प्लस y2 बाय 2, z कोऑर्डिनेट ऐड डिवाइड बाय 2 तो आएगा z1 प्लस z2 बाय 2। अब आप एक चीज बताओ, अगर कोई भी प्लेन एक पॉइंट के ऊपर से पास हो रहा है मतलब उस पॉइंट ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर ax1 x कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस by1 y कोऑर्डिनेट क्या है y1 प्लस y2 बाय 2 प्लस माइनस z कोऑर्डिनेट क्या है z1 प्लस z2 बाय 2 माइनस z1 प्लस लैम्बडा टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा x का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाय 2 माइनस z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 बाय 2 माइनस z2 इक्वल्स टू
0। सबके डिवीजन में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो इसका 2, इसका 2, इसका 2 कैंसिल आएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा, इसके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का 2, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का 2 कैंसिल, इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा। तो बताओ क्या मिलेगा, ये ax1 जाएगा अंदर तो आएगा ax1 इंटू x1, ax1 का स्क्वायर प्लस ax1 x2 प्लस by1 इंटू y1, by1 का स्क्वायर प्लस by1 इंटू y2। यहाँ पे डिवीजन का 2 हो गया कैंसिल, तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो आएगा माइनस z1 माइनस z2, यहाँ पे आएगा माइनस 2 z1 प्लस लैम्बडा टाइम्स सेम चीज a जाएगा अंदर, 2 2 कैंसिल होगा तो आएगा a x1 x2 प्लस a इंटू x2 x2 का स्क्वायर प्लस b y1 इंटू y2 प्लस b y2 इंटू y2 b y2 का स्क्वायर आएगा। कंफ्यूज मत होना, b है यहाँ पे, और ये माइनस साइन जाएगा अंदर तो आएगा माइनस z1 माइनस z2। याद रखना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के 2 हो गए कैंसिल, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस 2 z2 इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ से, ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस 3z1 आ रहा है ना। हम लोगों ने कोई इक्वेशन प्रूव किया है क्या, ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2z1 होता है, तो मैं इसके जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। चलिए तो ये आ गया, फिर उसके बाद माइनस z1 माइनस 2z1 आएगा माइनस 3z1 माइनस z2 प्लस a x1 x2 प्लस b y1 y2 प्लस लैम्बडा टाइम्स यहाँ पे भी ax2 स्क्वायर प्लस b y2 स्क्वायर माइनस z1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3z2 प्लस ax1 x2 प्लस b y1 y2 इक्वल्स टू 0। अब हम यूज करेंगे हमारी इक्वेशन जो हमने पीछे प्रूव किए थे, क्योंकि x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपके गिवन पैराबोलॉइड के ऊपर है, तो इनने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। इक्वेशन 2 और 3 में हमने इसको शो किया हुआ है, तो हम उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर, इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ 2z1 माइनस 3z1 माइनस z2 प्लस ax1 x2 प्लस by1 y2 प्लस लैम्बडा इंटू ax2 स्क्वायर प्लस by2 स्क्वायर के जगह में क्या लिख सकता हूँ 2z2, फिर आएगा माइनस z1 माइनस 3z2 प्लस ax1 x2 प्लस by1 y2 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, पहला आ गया a x1 x2 प्लस b y1 y2, 2z1 माइनस 3z1 आएगा माइनस z1 माइनस z2 आया, प्लस लैम्बडा टाइम यहाँ पे सेम चीज a x1 x2 प्लस b y1 y2 माइनस z1, 2z2 माइनस 3z2 आएगा माइनस z2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पूरी वैल्यू पॉजिटिव, उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो बताओ लैम्बडा की वैल्यू क्या आएंगी, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, इधर जाएंगी तो नेगेटिव आएगा माइनस a x1 x2 प्लस b y1 y2 माइनस z1 माइनस z2, और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएगा तो डिवीजन में, तो आ जाएगा a x1 x2 प्लस b y1 y2 माइनस z1 माइनस z2, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी कैंसिल, तो मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई -1। तो बस लैम्बडा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो आप लिखेंगे पुट
lambda equals to -1 in 6. Put lambda equals to -1 in 6. तो चलिए लैम्बडा की जगह मैंने वैल्यू डाल दिया -1. तो क्या मिलेगा आपको? a x1x प्लस b y1y माइनस z1 माइनस साइन जाएगा तो अंदर आएगा -a x2x माइनस b y2y माइनस इंटू माइनस प्लस z माइनस इंटू माइनस प्लस z2 इक्वल्स टू 0. देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, आ रहा है, और यहाँ पे शुरुआत में है, यहाँ पे है. तो a को आगे बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा x1 माइनस x2, अंदर बचा x. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आगे से कॉमन निकल गया, पीछे y है, पीछे y कॉमन निकल गया, तो यहाँ आएगा प्लस b, पीछे से y. तो पहले क्या बचा? y1, कौन सा साइन? माइनस. यहाँ पे क्या बचा? y2, तो आ गया b इंटू y1 माइनस y2 y प्लस z माइनस z कैंसिल. तो देखिए z वाली टर्म हो गई कैंसिल. तो क्या बचा यहाँ से? z2 माइनस z1. z2 माइनस z1 क्या है? z2 z1 x1 x2 y1 y2 z1 z2 ये क्या है? कोएफिशिएंट है ना? कोई भी पॉइंट के कोएफिशिएंट है. वेरिएबल है क्या? नहीं, वेरिएबल कौन है? x y और z. तो आप देखें यहाँ से z की वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल हो गई. हो गई. तो आप लिखेंगे clearly this plane is parallel to z axis है, क्योंकि यहाँ पे देखो x का वेरिएबल है, y का वेरिएबल है, z का वेरिएबल है क्या? नहीं. समझा? तो यहाँ पे z का वेरिएबल नहीं है, तो ये प्लेन किसको पैरेलल हो गया? z एक्सिस को. और आप लोगों को अगर याद है हमने लिखा था कि ये जो आपका पैराबोलॉइड है इसकी एक्सिस क्या होती है? z एक्सिस है? तो आप बोल सकते हैं that is parallel to axis of paraboloid 1. तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हैंस पूरा का पूरा क्वेश्चन. तो आप लिखेंगे हैंस, बहुत पीछे आगे क्या, हैंस tangent plane at 2 point P and Q of a paraboloid meet on the line CD, then the plane through CD and middle of PQ is parallel to the axis of the paraboloid. तो ये होंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर. किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खा सकते हैं. तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन यहीं पे क्लास में प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली झेलने की नौबत ना आए. आप क्लास में देखे हुए रहेंगे, आप एक दो बार इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर पेपर में आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शो दैट द लोकस ऑफ द tangents from a point alpha beta gamma to the paraboloid ax square plus by square equals to 2z is given by x square plus by square minus 2z into a alpha square plus b beta square minus 2 gamma equals to a alpha x plus b beta y minus z minus gamma whole square, and hence deduce the locus of the point, and deduce the locus
of the points from which three mutually perpendicular tangents can be drawn. Three mutually perpendicular tangents can be drawn to the paraboloid. ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब देखिए क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जब आप लोकस निकालते हैं टैंजेंट का एक पॉइंट अल्फा बीटा गैमा से टू द पैराबोलॉइड, तो आपको ये पैराबोलॉइड दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी। वर्ड देखिए बोल रहा है लोकस ऑफ टैंजेंट। आपको पता है लोकस ऑफ टैंजेंट क्या फॉर्म करता है, एनवलपिंग कोन। कौन से इससे, जिसकी वर्टेक्स होता है आपका ये पॉइंट, यानी अल्फा बीटा गैमा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, होगा। तो आप देखिए सॉल्यूशन में क्या आएगा। सबसे पहले कि आपको जो पैराबोलॉइड दिया हुआ है तो आप लिखेंगे द गिवन पैराबोलॉइड इज क्या है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2z। दैट इज, मैं इसको s से रिप्रेजेंट कर दूं, s आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू 0। आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप इसको 1 देना चाहो इसको 1 दे दो, या तो इसको 1 देना चाहो इसको 1 दे दो, आ जाएगा। आपको निकालना है लोकस ऑफ टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट अल्फा बीटा गैमा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द लोकस ऑफ द टैंजेंट, the locus of the tangents from point alpha beta gamma is a enveloping cone of one having vertex at, वर्टेक्स कहां पे आएंगे, जो भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे, तो वर्टेक्स आएंगे एट अल्फा बीटा गैमा आएगा। आपको एनवलपिंग कोन की इक्वेशन पता है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कोन इज, क्या रहती है एनवलपिंग कोन की इक्वेशन, s इंटू एस वन इक्वल टू टी का स्क्वायर। s आपके पास ऑलरेडी है, बताइए वेयर, तो फिर से लिख देता हूँ। तो s की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2z। तो s1 क्या आ जाएगा, a, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आता है, x इंटू x1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। क्या आता, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1, x1 की जगह अल्फा 1, तो आ गया अल्फा 1 x प्लस b इंटू वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1, y1 की वैल्यू है बीटा, आ जाएगा बीटा वाई, अल्फा 1 नहीं अल्फा है, यहाँ पे है अल्फा बीटा गैमा। तो x1 की वैल्यू है अल्फा, y1 की वैल्यू है बीटा, तो z1 की वैल्यू है गैमा। और बताइए 2z के जगह क्या आती है वैल्यू, 2z के जगह वैल्यू आती है हमेशा z प्लस z1, आएगा z प्लस गैमा आएगा। अबे यार ये तो t की वैल्यू होती है, क्या हम भी दिमाग लगा रहे हैं, एक की वैल्यू होती है t की, टेंजेंट होता है, टेंजेंट में हम एक्स स्क्वायर की जगह डालते हैं x इंटू x1, y इंटू y1 और 2z की जगह z प्लस z1। तो s1 कैसे निकालते हैं, s1 हम निकालते हैं x के जगह x का कोएफिशिएंट रख के, तो आएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू y के जगह y का कोएफिशिएंट रख के, तो आएगा b बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू z के जगह z का कोएफिशिएंट रख के आएगा 2 गैमा आएगा। तो बताइए क्या आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग कोन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ
एनवलपिंग कोन इज क्या आएगा एस, यानी ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2z इंटू एस वन की वैल्यू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस 2 गैमा इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस जेड माइनस गैमा का स्क्वायर आएगा। और देखिए यही प्रूव करना था क्या आपको। देखिए हमें ये प्रूव करना था। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस 2z ए अल्फा एक्स बी बीटा स्क्वायर सॉरी ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर माइनस 2 गैमा इक्वल टू ए अल्फा एक्स बी बीटा वाई माइनस जेड माइनस गैमा का होल स्क्वायर प्रूव कर दिए। पहले पार्ट में किसी को भी कोई भी दिक्कत, इजी था पहला पार्ट इसका। तो ये हो गई इक्वेशन 1 दे चुके थे, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, आपको कह रहा है हैंस डिड्यूस द लोकस ऑफ पॉइंट। अब आपको लोकस निकालना है ऐसे पॉइंट का फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, निकालना है ऐसा। अब यहां पे हमें पता चल गया कि जब हम टेंजेंट डालते हैं उनका लोकस क्या बनाता है, वो टेंजेंट का लोकस हमेशा बताता है आपके लिए एनवलपिंग कोन बनाता है। तो आप एक चीज बताइए, अगर एनवलपिंग कोन बन रहा है यानी रिप्रेजेंट क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ कोन, तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड एनवलपिंग कोन। और हमें पता है कि एक कोन के लिए अगर मुझे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करना है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। ये क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आप लिखेंगे फॉर कोन टू हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। और हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालने के लिए हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो चलिए हम पहले आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में, यह है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इसके साथ पहले क्या मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है a दिख रहा है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आके पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या है a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या हो रहा है, बट राइट हैंड साइड में भी x प्रेजेंट और यहाँ पे लग रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो शुरुआती क्या होता है a का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आएगा a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर x आएगा, ये भी टर्म x का भी स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो आएगा a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में, ये भी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो आएगा माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इतने हो गया आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है क्या, नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगा के इक्वेशन लगाना है। अब बाकी तो आप अगर एक चीज लिख लिए तो आराम से बाकी लिख सकते कि लिखो b इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस 2 गैमा माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। ऐसा कैसे आ रहा है देखिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले क्या है b, तो आ गया b, ये पूरी वैल्यू ने कोई पाप किया क्या, नहीं, ब्रैकेट ओपन होगा तो वाई स्क्वायर के साथ ये भी जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो ये पूरा ब्रैकेट भी आ गया। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो आएगा माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट आएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, यहाँ पे कोई है क्या, यहाँ पे वैल्यू है z की, तो यहाँ पे कोई भी जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं, ये वाले साइड में है क्या है,
ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आएगा प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर, इधर गया तो माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है माइनस इक्वल टू 0। याद रखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म है, जेड स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं, लेकिन इस साइड है, यहाँ पे लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी माइनस जेड का स्क्वायर आएगा प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर, इधर गया तो माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया माइनस हुआ। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट करो ओपन, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी बीटा स्क्वायर माइनस 2 ए गैमा माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 गैमा माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे आपके पास ए बी बीटा स्क्वायर माइनस 2a गैमा प्लस ए बी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 गैमा माइनस 1। तो चलिए पहले मैं अल्फा स्क्वायर वाली टर्म लिख देता हूँ, तो ए बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी ए बी कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया, तो यहाँ से बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे भी -2 है, -2 को बाहर निकाल लिया और पीछे से गैमा को बाहर निकाल लिया, तो पहले क्या बचेगा ए प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 गैमा इक्वल टू 0, यहाँ पे एक नंबर है माइनस आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, सबको समझा इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक। तो चलिए बताइए अब क्या मिलेगा आपको, ये तो हमने कर लिया इसको सिंप्लीफाई, और तो कोई नंबर छूटा नहीं ना हमसे, नहीं छूटा। हमें क्या चाहिए, इसका लोकस चाहिए, है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको निकालना है लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट आर ड्रॉन। लोकस कहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टेक्स से, वर्टेक्स क्या है अल्फा बीटा गैमा, तो आपको अल्फा बीटा गैमा का क्या लेना है लोकस लेना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा गैमा इज, क्या आएगा अल्फा के जगह x बीटा के जगह y, तो आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 और गैमा के जगह z माइनस 1 इक्वल टू 0, जो हो जाएगा आपके लिए आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर, अच्छा यहाँ पे बी आना चाहिए, हमने बी कहाँ पे खा गए, हम कहीं पे बी खा गए, रुको एक मिनट, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, बी जाएगा अंदर, बी इंटू बी स्क्वायर और माइनस 2 बी गैमा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपने -2 और पीछे से गैमा को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी। अब देखो इतनी सी मिस्टेक के चक्कर में हमारा पेपर में 1 मार्क गया रहता कट। हमको ऐसा फुकट में मार्क दान करना है क्या पेपर में, नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो प्लीज़ जब आप पेपर में सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देते हुए आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।